यहाँ हम कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, स्मॉल ऐप के फंक्शन है ऐप1 और ऐप2। तो ये टी के फंक्शन है यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन और दूसरे होते हैं, कैपिटल ऐप1 और कैपिटल ऐप2। तो यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल ऐप1 इसका हम लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तो स्मॉल ऐप1 आता है, और स्मॉल ये कैपिटल ऐप2 का लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तो स्मॉल ऐप2 मिलता है। तो इस तरह के हमारे पास दो फंक्शन हो तब हम क्या कर सकते हैं कि जब इनका गुणनफल कैपिटल ऐप1 और कैपिटल ऐप2 इन दोनों का जब गुणनफल हो और इसका हम लाप्लास इन्वर्स लेना चाहिए तो इसका लाप्लास इन्वर्स हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? तो इसका कंडीशन है इस तरह से कि हमें 0 से t तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और हमारे पास ये ऐप1 होगा उसमें u पुट करना है, और ये स्मॉल ऐप2 होगा उसमें t माइनस यू पुट करना है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि किस में u पुट करना है और किस में t माइनस यू, किसी में भी इन दोनों में से किसी में भी एक में u पुट करना है और एक में t माइनस यू पुट करना है, और आपको इंटीग्रेशन कर देना है। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, दो का गुणनफल मिल जाएगा आपको, यानी कि ऐप1 और कैपिटल ऐप2 इन दोनों का जो गुणनफल है उसका लाप्लास इन्वर्स मिल जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ये सूत्र कि ये सूत्र कैसे आया ये हम प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हम इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे, इसका लाप्लास लेंगे और हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, लाप्लास इन्वर्स है। लाप्लास इन्वर्स है तो लाप्लास इन्वर्स को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, लाप्लास लगा देंगे। अब इसको लाप्लास को सोल्व करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, हम इस तरह से प्रूव करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, इसको मैं फंक्शन ऑफ आई मान लेता हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से फंक्शन ऑफ आई मान लिया, यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ आई मान लिया, इसको आई मान लिया, फंक्शन ऑफ यू मान लिया, तो आई यू मान लिया मैंने इसको। अब मैं इसका लाप्लास करूँगा तो लाप्लास करने के बाद हमें ये मिलना चाहिए, तब ये प्रूफ होगा। तो मैं इसका लाप्लास ले लेता हूँ, तो इसका लाप्लास लेंगे तो हमें इस तरह से मिलेगा। आई यू का लाप्लास ले लिया मैंने इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये जो आई यू है इसका हमने लाप्लास लिया है, तो मैंने क्या कर दिया, लाप्लास की डेफिनेशन को यूज में लिया है। यहाँ पे लाप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, आपको 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना है, आई यू का लाप्लास लेना है। तो आई यू के साथ में गुणा में लिखना है। क्या गुणा में लिखोगे आप, ई की पावर माइनस का एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट मैंने एस लिया है, और हो सकता है आपकी बुक के अंदर कांस्टेंट पी ले रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके साथ में हम क्या कर, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एस में चल रहा है हमारा फंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लिया है, और यहाँ पे टी में चल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल टी लिया है, क्योंकि एक वेरिएबल भी लेते हैं और जो वेरिएबल हम यहाँ पे लेते हैं उसी के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे इसका लाप्लास क्या आ गया, इस तरह से आ चुका है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, आई यू का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। तो आई यू का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे आई यू का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ये जो इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ से आकर यहाँ तक, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है ये यू है, और हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पे ये इसमें एस कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये टी है। तो टी का यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल यू है, तो टी भी इसके लिए कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के अंदर ले सकते हैं। तो मैं इसको अंदर ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको इंटीग्रेशन के अंदर लूँगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो ये कांस्टेंट बाहर था तो मैंने इसको यहाँ पे अंदर कर दिया। अब हमारे पास ये डबल इंटीग्रेशन बन चुका। तो आप देखोगे कि डबल इंटीग्रेशन में हम लिमिट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है, यहाँ पे ये जो अंदर वाली लिमिट है ये अंदर वाले इंटीग्रेशन के लिए। तो यू की लिमिट हमारे पास 0 से टी है, और ये जो बाहर वाली लिमिट है ये लिमिट है टी की। तो टी की लिमिट हमारे पास 0 से इनफाइनाइट है, तो इसकी लिमिट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो डबल इंटीग्रेशन की लिमिट को हम चेंज करेंगे तो हमें लिमिट इस तरह से चेंज होकर मिलेगी। इसकी लिमिट हमने चेंज कर दी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये बाहर वाले इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, टी की जो लिमिट है, तो टी की लिमिट हमारे पास यहाँ से यू से इनफाइनाइट हो गई। पहले 0 से इनफाइनाइट थी, अब यू से इनफाइनाइट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो ये यू की लिमिट थी, यू की लिमिट यहाँ पे 0 से टी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यू की लिमिट है वो 0 से इनफाइनाइट हो चुके हैं। तो ये लिमिट कैसे चेंज किया, तो ये डबल इंटीग्रेशन में आता है। तो डबल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ये आता होगा कि लिमिट कैसे चेंज करते हैं। तो फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि ये लिमिट हमने कैसे चेंज की है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये था फंक्शन, ये फंक्शन था, इसकी हमने लिमिट चेंज की। तो यहाँ पे जैसे हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है इसका जो डेटा है वो हम यहाँ पे प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे ये लिमिट हमें क्या बताती है। तो ये जो लिमिट है ये इस तरह से दी हुई है। ये जो ग्राफ बना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये कैसे बना। सबसे पहले हम इसकी लिमिट देखते हैं। तो ये जो अंदर वाली लिमिट है वो अंदर वाली लिमिट है यहाँ पे यू की, और ये जो बाहर वाली लिमिट है वो बाहर वाली लिमिट है यहाँ पे टी की। तो आप देख सकते हो कि जो टी की लिमिट है, टी की लिमिट 0 से इनफाइनाइट चल रही है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो टी की लिमिट 0 से इनफाइनाइट चल रही है, और यू की जो लिमिट है यहाँ पे
0 से t तक चल रही है, तो आप देख सकते हो कि u की जो लिमिट है वो 0 से t तक चल रही है। अब यहाँ पे ये जो ग्राफ बना, इसके अंदर हमने ग्राफ बनाया t इक्वल टू यू का। तो t इक्वल टू यू का ग्राफ कैसे बना, तो मैं डबल इंटीग्रेशन बताता हूँ आपको कि डबल इंटीग्रेशन इस तरह से होता है, और यहाँ पे एक नीचे r का फंक्शन दिया होता है और यहाँ पे फंक्शन होता है x और y का। तो यहाँ पे इसका डबल इंटीग्रेशन करते हैं x और y के सापेक्ष। तो ये जो डबल इंटीग्रेशन होता है ये वॉल्यूम को बताता है हमें, ये आयतन को बताता है। तो आयतन को बताता है तो हमारे पास जो लिमिट होती है वो एक रीजन के अंदर होती है, और ये जो रीजन होता है उसका हमें एक फंक्शन मिलता है। तो जब हम इसकी लिमिट बनाते हैं तो एक लिमिट तो हम कांस्टेंट बनाते हैं, और एक लिमिट यहाँ पे जो हमें आर का फंक्शन दिया होता है, वेर यहाँ पे एक इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो टी की जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, 0 से इनफाइनाइट की कांस्टेंट है, और जो यू की लिमिट है यहाँ पे वो 0 है, और दूसरी लिमिट है हमारे पास टी। तो u इक्वल टू टी। तो यहाँ से हमें फंक्शन पता चल रहा है कि t इक्वल टू यू का जो ग्राफ है उससे इसकी लिमिट बनी है। तो यहाँ पे हमने t इक्वल टू यू का जो ग्राफ है वो बना दिया यहाँ पे। तो ये ग्राफ हो गया हमारे पास t इक्वल टू यू। तो ये जो t इक्वल टू यू का ग्राफ है इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये लिमिट है, यहाँ पे t की जो लिमिट है, t की लिमिट को आप देखोगे तो ये क्या चल रही है, 0 से इनफाइनाइट तक चल रही है इस तरफ। तो इनफाइनाइट लिमिट हो जाएगी। और जो u की लिमिट है, u की लिमिट हमने क्या लिखी है, वेरिएबल में। तो ये क्या करते हैं, पोल बनाकर लिखते हैं। एक लिमिट को तो हम डायरेक्ट लिखते हैं और दूसरी लिमिट को हम क्या करते हैं, पोल बनाते हैं। किस दिशा में, जिस दिशा में हमारे पास इसका एक्स होता है। u देखो u क्या है, इस दिशा में एक्स है, यू एक्स इस दिशा में, तो हम इसका पोल बनाएंगे इस दिशा में। आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसका पोल बना दिया। और ये जो पोल है, जो इसका जो पॉइंट है, एंड पॉइंट और प्रारंभ पॉइंट, इसकी जो लिमिट होती है वही हमारे पास यू की लिमिट होगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये कहाँ से, 0 से प्रारंभ हो रहा है यहाँ पे। तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 से शुरू हो रही है, और ये जो कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लाइन पे टच कर रहा है। तो इस लाइन पे का जो फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, मैं यू का मान t दे रहा है यहाँ पे। तो इसका जो लिमिट होगा वो हाई लिमिट क्या होगा, u इक्वल टू टी होगा। तो इसका डेटा हमें इस तरह से मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, जब t का मान इनफाइनाइट तक चलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन इस तरह बनता जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला एरिया है इसी के अंदर हमें इसकी लिमिट दी हुई है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो एरिया इसी के अंदर हमारी लिमिट दी हुई है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको। तो मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो हम इसको इस तरह से चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने पोल बनाया था u के साथ, अब हमने पोल बना दिया t के साथ, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले जो लिमिट थी वो इस तरह से पोल बनाया था। अब हमने लिमिट के अंदर पोल इस तरह से बना दिया। अब हमारा जो पोल बनाया है हमने यहाँ पे वो t की डायरेक्शन में है, तो हमें किसकी लिमिट फिक्स करना है, हमें u की लिमिट को फिक्स करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो u की लिमिट क्या चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे देखो u का मान 0 से चलना शुरू होगा इस ग्राफ के अंदर, यहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ के अंदर, और कहाँ तक जाएगा, यही देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है इस तरफ। तो u भी इनफाइनाइट जाएगा यहाँ से। तो u का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट होगा। तो हम नोट कर लेते हैं कि u का मान होगा 0 से लेकर इनफाइनाइट होगा। अब हम क्या करेंगे, t की लिमिट को भी फिक्स करेंगे। तो t की लिमिट क्या होगी, पोल से होगी। तो पोल की जो लिमिट होगी वही t की लिमिट होगी। तो पोल की लिमिट क्या है, हाई लिमिट क्या जा रही है, इनफाइनाइट। तो इसकी नोट करेंगे कि t की जो हाई लिमिट है, आप देख सकते हो t की हाई लिमिट इनफाइनाइट है, और t की लो लिमिट क्या है, t इक्वल टू यू। तो t इक्वल टू यू क्या हो जाएगी, इसकी लो लिमिट हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी लो लिमिट। तो अब आप देख सकते हो ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन, इस फंक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो लिमिट हमने बनाई है, तो आप देख सकते हो अंदर वाली लिमिट क्या है, u की। तो u की जो लिमिट है आप यहाँ से देख सकते हो, जो u की लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, तो मैंने यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट बनाई है। और जो बाहर है dt की लिमिट क्या है, इधर बाहर वाली लिमिट। तो बाहर वाली लिमिट क्या चल रही है, u से इनफाइनाइट। तो आप देख सकते हो u से इनफाइनाइट, इस तरह से ये लिमिट हमने चेंज की है। अब लिमिट चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो लिमिट तो हमने चेंज कर ली इस तरह से। अब लिमिट चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, u के सापेक्ष। मैं सबसे पहले t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो t के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रम को चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये कैसे चेंज किया आप देख सकते हो, t को मैंने पहले लिख दिया और ये u को इस साइड में करना दिया, तो इसकी जो लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे देखो ये यूं था, तो यूं तो ये चेंज कर देंगे, इसको ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का क्रम भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूं से इनफाइनाइट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट। तो हमने पहले 0 से इनफाइनाइट लिख दिया, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यू से इनफाइनाइट वाला लिखेंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर चेंज किया है यहाँ पे। तो e की पावर माइनस का st, और ये फंक्शन पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे u1 और फंक्शन आ जाएगा दूसरा u ये f2 वाला।
तो टी माइनस का यू, और यहाँ पे सबसे पहले डी टी लिखेंगे और फिर बाद में डी यू लिखेंगे। तो आप देख सकते हो ये लिमिट को हमने बदल दिया, यहाँ पे ये क्रम बदल दिया, इसका इंटीग्रेशन का क्रम बदल दिया। तो क्रम बदलने के बाद ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम पहले इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष होगा, टी के सापेक्ष होगा। अगर टी के सापेक्ष यदि हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो टी के अलावा यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो सब कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ यू है, ये कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो f1 ये जो यू का फंक्शन है इसको मैंने बाहर कर दिया इंटीग्रेशन से। तो हमें ये इक्वेशन मिल चुकी है। अभी इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन होगा जो केवल यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर ये टी तक इंटीग्रेशन होगा, और ये तो ये आपको लाप्लास दिख जाएगा। अभी इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो इसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पे देखो ये जो t माइनस यू था इसको मैंने क्या मान लिया, v मान लिया इस तरह से। अब v मान लिया तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो आगे इंटीग्रेशन में जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू डी यू, क्योंकि u तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लिमिट है इसको भी चेंज करेंगे इसके साथ, तो ये लिमिट भी बदल जाएगी क्योंकि हमने मान लिया है पहले हमारे पास ये था, अब वेरिएबल किस में बदल गया, v में बदल चुका। अब v में बदल चुका तो लिमिट भी किस में आएगी, v के अंदर आएगी। तो हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे हम यहाँ पे। तो नई लिमिट कैसे आएगी, जब आप देखो इसके अंदर t का मान क्या है, u है, t का मान u पुट करोगे तो u का मान क्या होना चाहिए। देखो t का मान u पुट कर दिया तो v का मान हमें क्या मिला, ये 0 मिला। आप यहाँ पे रख के देख सकते हो t का मान यदि मैं u पुट करता हूँ तो v का मान क्या मिलेगा, 0। तो देखो लो लिमिट क्या थी इसकी u, तो इसकी लो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो लिमिट यहाँ पे बदल गई, पहले यहाँ पे लिमिट 0 थी, ये u थी, तो अब क्या आएगी यहाँ पे लिमिट 0 आएगी। सेकंड लिमिट देखते हैं, इसकी सेकंड लिमिट है इनफाइनाइट, t का मान क्या होगा, इनफाइनाइट। तो जब इसमें t का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो v का मान हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। तो t का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो v का मान भी हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारी लिमिट क्या हो गई, v की लिमिट क्या हो गई, v की लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट। तो v की लिमिट हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम आ चुका, और बाहर क्या होगा, du, तो ये बाहर वाला du भी सेम हो चुका। जो यहाँ से लेकर ये अंदर वाला इंटीग्रेशन इसके अंदर चेंज हुआ, तो इसकी लिमिट क्या हो गई, 0 से इनफाइनाइट चेंज हो चुकी है, और वेरिएबल v में बदल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो t माइनस यू, तो t माइनस यू को हमने क्या माना, v माना है। तो यहाँ पे मैंने v पुट कर दिया, और dt किस में बदल गया, dv में। तो यहाँ देख सकते हो यहाँ पे dv में बदल चुका, और यहाँ पे देखो यहाँ पे t था माइनस का एस टी, तो t के स्थान पे हम ये क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t इक्वल टू v प्लस यू। तो यहाँ पे देख सकते हो v प्लस यू करो या u प्लस v करो, एक ही बात है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन इस तरह से बदल चुका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, v के अंदर। तो u तो यहाँ से कांस्टेंट होगा, s भी कांस्टेंट होगा। तो जब आप e की पावर माइनस का s, ये s को अंदर गुणा करोगे तो v हो जाएगा एक तो, और दूसरा हो जाएगा e की पावर माइनस का s u। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। आप ये v, ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये तो वेरिएबल है क्योंकि v आएगा इसमें, ये वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे, और ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि u भी कांस्टेंट है, s भी कांस्टेंट है। तो e की पावर माइनस का s u ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं इसको बाहर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इसको मैंने इस तरह से कर लिया। सबसे पहले तो इसको तोड़ कर लिख दिया यहाँ पे 2 पार्ट में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कांस्टेंट को बाहर लिख दूंगा। ये कांस्टेंट है यहाँ पे e की पावर माइनस का एस यू, ये कांस्टेंट है, तो मैं इसको यहाँ से बाहर कर दूंगा इस साइड में। तो मैं इसको बाहर कर दूंगा तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। आप देख सकते हो ये कांस्टेंट था। ये क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल v है, v के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, और ये v के अलावा जो भी बचेगा ये कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया इस साइड में। तो हमारे पास इसके अंदर क्या बचा, हमारे पास केवल इतना सा फंक्शन बचा है। आप देख सकते हो केवल इतना सा ही फंक्शन बचेगा। तो ये जो फंक्शन बच रहा है ये क्या कह रहा है, 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो रहा है, और एक फंक्शन है v का, और यहाँ पे वेरिएबल भी v है, और एक कांस्टेंट है s। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लाप्लास की परिभाषा से, लाप्लास की परिभाषा से हम कह सकते हैं ये तो f2 का लाप्लास है। तो मैं इसको f2 का लाप्लास को यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे, कि ये तो f2 का लाप्लास है, और बाकी जो फंक्शन बचा हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो इसको मैंने लिख दिया, और इस सबका इंटीग्रेशन हो रहा है u के सापेक्ष। अब आप देख सकते हो जब हम लाप्लास करते हैं तो लाप्लास तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। लाप्लास के अंदर तो इंटीग्रेशन की लिमिट चलती है। इंटीग्रेशन की यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लाप्लास लिया तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दिया। और जब भी हम लिमिट लगाते हैं उसका मतलब है कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ये कांस्टेंट हो गया तो इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर सकता हूँ। तो f2v को मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मैं बाहर करने वाला हूँ इसको। हमने क्या किया था, इसको इस तरह से माना था लास्ट पेज में, और लास्ट पेज में इसको मानने के बाद हमने सोल्व किया था। तो लास्ट पेज में हमने जब सोल्व किया तो हमें ये इस तरह से मिला था,
लाप्लास यू को हमने सोल्व किया था तो हमें ये मिला था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें देखो लास्ट पेज के अंदर जो इक्वेशन मिली थी, ये तो लास्ट पेज का डिटेल है। लास्ट पेज में हमने क्या किया, इस तरह से माना था और इसका जब लाप्लास लिया था तो लाप्लास को इस तरह से आगे सोल्व करना शुरू किया था हमने। तो जब सोल्व करना शुरू किया था तो हमें लास्ट के अंदर क्या इक्वेशन मिली थी, इस तरह से इक्वेशन मिली थी। अभी हमने सोल्व की थी तब हमने इस तरह से f2 का लाप्लास लिख लिया था। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि लाप्लास जब भी होता है वो तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर कर दूंगा यहाँ से इंटीग्रेशन से। तो आप देख सकते हो लाप्लास को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। तो इस तरफ इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या बचा, u के सापेक्ष इंटीग्रेशन है और f1 का इंटीग्रेशन है। और आप देख सकते हो ये तो f1 का लाप्लास ही हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो लाप्लास की डेफिनेशन क्या कहती है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। f u का लाप्लास क्या होगा यहाँ पे, f1 u। इसका लाप्लास कैसे लिखेंगे हम, इसका लाप्लास लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से इनफाइनाइट के लिए इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस का एज ए कांस्टेंट और वेरिएबल कौन सा, यहाँ पे जो वेरिएबल है u वेरिएबल है तो यहाँ पे भी u वेरिएबल होगा और यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसी को लिखते हैं। तो f1 u इसका इंटीग्रेशन करेंगे du। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पूरा फंक्शन है ये तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इंटीग्रेशन से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, f1 का लाप्लास हो गया। तो यहाँ पे मैं इसका लाप्लास को लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या हो गया, f2 का लाप्लास भी हो गया, f1 का लाप्लास भी हो गया। तो लाप्लास को हम क्या कर सकते हैं, लाप्लास इनवर्स के रूप में लिखेंगे। कैसे, चेंज करके, मतलब कि यहाँ पे देखो लाप्लास इस तरह से, ये जो f1 का लाप्लास है fu इस तरह, इसका लाप्लास को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल F1 S इस तरह से। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। और f2 का जो लाप्लास है यहाँ पे ये v के पदों में, यहाँ पे ये v, इसका जो लाप्लास है इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ से f2s लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ ये वैल्यू f1s और f2s। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो हो जाएगा f2s, ये हो जाएगा f1s। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, इसका ये वैल्यू आ गया इस तरह से। अब हम देखेंगे कि हमने क्या क्या सोल्व किया था। हमने इसका लाप्लास करना शुरू किया था और हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने इसका लाप्लास लिया था और हमें क्या रिजल्ट मिल चुका है, ये रिजल्ट मिल चुका है। तो अब मैं इसका लाप्लास इन्वर्स कर देता हूँ दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा कि इसका हमने लाप्लास इन्वर्स किया यहाँ पे इस तरह से, तो हमें क्या मिला, फंक्शन ऑफ आई मिला इस तरह से। अब फंक्शन ऑफ आई हमें मिला है तो ये फंक्शन ऑफ आई, ये आई मिला हमें, आई फंक्शन ऑफ यू है, आई जो मिला आई यू का मान हम यहाँ से पुट करेंगे। तो आई यू का मान हम वापस यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल चुका, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैल्यू में क्या मिला, ये मिला। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।